अब हम क्रोमोसोम के एक टांग पकड़ बोले तो इसका एक लेग जो है पकड़ के खींचेंगे। खींचने पर जो संरचना दिखती है वो होता है डीएनए, ठीक है, डाईऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड होता है। अब डीएनए को थोड़ा और खींचेंगे तब आपका वो आनुवंशिक लक्षणों का वहन कौन करेगा? उस समय डीएनए की अनुपस्थिति में आरएनए आनुवंशिक पदार्थों का वहन करता है, ठीक है। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ले जाने का काम कौन करता है? प्रोटीन बनाने के लिए 20 एमिनो अम्ल की आवश्यकता होती है, लेकिन 20 एमिनो अम्ल हमारे शरीर में प्रेजेंट नहीं होते हैं, 10 तो प्रेजेंट होते हैं, उसको हम अनावश्यक एमिनो अम्ल। जय हिंद दोस्तों, पीएचएस क्लासेज में आपका स्वागत है। दोस्तों आज जो टॉपिक लेकर आए हैं वो है न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड एक ऐसा टॉपिक है जहां से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। अगर कंपटीशन की बात करेंगे तो वनडे एग्ज़ाम और कंपटीशन में बहुत सारे प्रश्न इससे बनते हैं। और इंटर हाई स्कूल के जो बोर्ड है, बोर्ड एग्जाम में भी न्यूक्लिक एसिड से रिलेटेड बहुत सारे प्रश्न बनते हैं। उसमें क्रोमोसोम पूछ लिया जाता है और क्रोमोसोम अगर हम पढ़े नहीं हैं तो नहीं बता सकते उसका आंसर। इसलिए आप इस टॉपिक को देखिए और कहीं भी कन्फ्यूजन हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करिएगा, ठीक है। तो चलिए टॉपिक पर आते हैं, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, ठीक है। देखिए हम सबसे पहले बात करते हैं न्यूक्लिक एसिड होता क्या है। ये एक ऐसा एसिड है जो कि आनुवंशिक पदार्थ का वहन करता है। आनुवंशिक पदार्थ मतलब अगर हमारे अंदर जो लक्षण हैं, ये लक्षण पीढ़ी दर पीढ़ी हमारे आने वाले पीढ़ी में अगर ट्रांसफ़र करेगा तो जो ट्रांसफ़र करने का काम करता है वो न्यूक्लिक अम्ल ही काम करता है, ठीक है। इसकी खोज की थी फ्रेडरिक मिशर ने 1869 ईस्वी में फ्रेडरिक मिशर ने इसकी खोज की थी। लेकिन उस समय इन्होंने इसका नाम न्यूक्लिन नाम दिया था, न्यूक्लिन, ठीक है। उसके बाद अल्टमैन ने 1879 ईस्वी में आए, उन्होंने इसका नामकरण न्यूक्लिन से बदलकर न्यूक्लिक अम्ल रख दिया, ठीक है। न्यूक्लिक अम्ल का नामकरण कौन रखा था? अल्टमैन ने, ओके। अब जो न्यूक्लिक अम्ल है, न्यूक्लिक अम्ल मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, एक होता है डीएनए, एक होता है आरएनए। डीएनए को हम डाईऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड कहते हैं या डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड कहते हैं, और आरएनए को राइबोज न्यूक्लिक एसिड कहते हैं, ठीक है। डीएनए को डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड और आरएनए को राइबोज न्यूक्लिक एसिड, क्लियर है। अब डीएनए और आरएनए पाए कहाँ जाते हैं? ये हमारे न्यूक्लियस में पाए जाते हैं, कोशिका के न्यूक्लियस में पाए जाएंगे, और न्यूक्लियस में हमारे क्रोमोसोम पाए जाते हैं, ठीक है। देखिए ये हमारी कोशिका है। अब कोशिका को हम थोड़ा जूम किए, जूम करने के बाद उसमें से केंद्रक बाहर किए। केंद्रक बाहर करने पर आप देख रहे होंगे कि इसमें छोटे एक्स टाइप में कुछ संरचनाएं आपको दिख रही होंगी। तो जो एक्स टाइप की जो संरचनाएं हैं इसी को हम क्रोमोसोम कहते हैं। ये हमारी कोशिका में होते हैं, कोशिका के न्यूक्लियस में होता है, ठीक है। इसलिए इसको हम न्यूक्लिक अम्ल भी कहते हैं, ठीक है। कोशिका चूँकि ये न्यूक्लियस में पाया जाता है, न्यूक्लियस में पाए जाने की वजह से इसको हम न्यूक्लिक अम्ल कहते हैं। तो ये जो क्रोमोसोम होता है ये 46 संख्या में होता है। हर कोशिका में 46 की संख्या में क्रोमोसोम पाया जाता है। अगर जोड़ी की बात करेंगे तो ये 23 जोड़ी होते हैं। क्रोमोसोम की संख्या अगर जोड़ी की बात करें कितनी जोड़ी? 23 जोड़ी होती है, ठीक है। अब हम यहाँ से एक क्रोमोसोम को थोड़ा जूम किए हैं, एक क्रोमोसोम को निकल कर उसको जूम किए हैं, तो वहाँ पर ये ऐसे संरचना पाई जाती है। इसमें एक जोड़ी क्रोमोसोम है, जोड़े में मतलब ये एक क्रोमोसोम ये है और एक क्रोमोसोम ये है। हमेशा जब हमारा क्रोमोसोम ही जोड़े में है तो इसीलिए हमारी जो बॉडी में अधिकतर अंग, हमारे बॉडी के जितने भी अंग हैं लगभग अधिकतर अंग सभी जोड़े में पाए जाते हैं। जैसे हाथ हो गया, 2 हाथ हो गया, 2 पैर हो गया, 2 आँखें हो गई, 2 कान हो गए, 2 नाक हो गई, 2 जबड़े हो गए, एक ऊपर एक नीचे, ठीक है, तो 2 लंग्स हो गए। ये सब अधिकतर जो है हमारे बॉडी में पैर में पाए जाते हैं, जोड़े में पाए जाते हैं, इसी की वजह से। तो अब जो क्रोमोसोम होता है, क्रोमोसोम को हम हिंदी में तो गुणसूत्र कहते हैं, ये याद रखना, नहीं तो फिर कंफ्यूज हो जाओगे कि सर क्रोमोसोम भी बोल रहे हैं गुणसूत्र भी बोल रहे हैं। तो क्रोमोसोम को हम गुणसूत्र भी कहते हैं, ये याद रहेगा, ठीक है। उसके बाद देखिए ये एक सिंगल लेग ये हो गया, एक ये हो गया, एक क्रोमोसोम ये हो गया, एक क्रोमोसोम ये, इसको हम एक जोड़ी कहेंगे, एक पेयर, ठीक है। अब हम क्रोमोसोम के एक टांग पकड़ बोले तो इसका एक लेग जो है पकड़ के खींचेंगे। खींचने पर जो संरचना दिखती है वो होता है डीएनए, ठीक है, डाईऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड होता है। अब डीएनए को थोड़ा और खींचेंगे तब आपका वो जीन निकलेगा। उसमें से जीन, ये याद रखना कि जो न्यूक्लिक एसिड है उसी का ये कॉम्बिनेशन को हम जीन कहते हैं। जो न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, जो न्यूक्लिक अम्ल है, अब न्यूक्लिक अम्ल में डीएनए और आरएनए होते हैं। अब उसके बाद जब अंदर आएंगे तो ये न्यूक्लियोसाइड बन जाते हैं, ठीक है।
अब अंदर जो पाए जाएंगे, ये जो लाइनिंग आपको दिख रहे हैं, ये दरअसल यही न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं। अब इसी न्यूक्लियोटाइड्स में एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थाइमिन, यूरेसिल ये पाए जाते हैं। यूरेसिल और थाइमिन लास्ट में बदल जाते हैं, इसी की वजह से आरएनए तथा डीएनए बनते हैं। उसको हम लास्ट स्टेप में बताने वाले हैं, आप वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहिएगा, ठीक है। तो डीएनए कैसे बना आप समझ गए, जीन कैसे बना ये भी समझ गए, ठीक है। देखो क्रोमोसोम को थोड़ा खींचेंगे तब डीएनए बनेगा, अब डीएनए को थोड़ा और खींचेंगे तब वो जीन बनेगा। अब जीन में जो एक स्ट्रैंड होता है, इस एक स्ट्रैंड का मतलब ये है कि एक घुमाव को, जैसे ऐसे हुआ तो यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो क्रोमोसोम होता है, न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, उनमें ये 10 की संख्या होते हैं, ठीक है। ये 10 की संख्या इनकी होती है, मतलब एक घुमाव में न्यूक्लियोटाइड्स की संख्या कितनी होती है, 10 न्यूक्लियोटाइड्स की संख्या होती है, ठीक है। अभी हम इसको लास्ट में बताएंगे, यहाँ पर आप समझ जाएंगे कि 10 कैसे होती हैं, ठीक है। अब देखो जीन हम समझ गए, डीएनए को खींचने पर जीन। अगर हम कहेंगे प्रश्न, जैसे कभी कभी प्रश्न पूछ लिया जाता है कि सबसे छोटी इकाई क्या है, मतलब जो आनुवांशिक लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ले जाता है, तो सबसे छोटी इकाई क्या है, तब आप वहाँ पर जीन मारना, ठीक है। उस पर जीन का ऑप्शन रहेगा, तब जीन टिक करना। अगर जीन नहीं है बाई चांस, तब डीएनए मारना, ओके। अगर यहाँ पर तीनों हैं, ऑप्शन में तीनों हैं, तब भी आपका जीन रहेगा। अगर आपका ऑप्शन में जीन नहीं है तब डीएनए मारना, अगर ऑप्शन में डीएनए भी नहीं है तब आपका क्रोमोसोम मारना, क्योंकि जीन का कॉम्बिनेशन जो होता है वो बनकर क्या होता है, गुणसूत्र, इसको क्रोमोसोम कहते हैं। क्लियर है। अब चलिए हम आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर जो टोटल क्रोमोसोम की संख्या होती है 46 संख्या होती है, टोटल क्रोमोसोम 46। पेयर में अगर बात करेंगे, जोड़े में होते हैं 23 जोड़े होते हैं। अब मेल में XY होता है क्रोमोसोम और फीमेल में XX होता है। 22 जोड़ी ऐसे क्रोमोसोम होते हैं, 22 जोड़ी ऐसे क्रोमोसोम होते हैं जो मेल तथा फीमेल में बराबर रहते हैं, मेल तथा फीमेल दोनों में बराबर रहते हैं, इक्वल रहते हैं, ठीक है। 22 जोड़ी। सिर्फ एक जोड़ी ऐसा क्रोमोसोम होता है जो कि लिंग निर्धारण करता है, मेल का फीमेल में, फीमेल का मेल में, ठीक है। इन दोनों का लिंग निर्धारण कौन करता है, XY क्रोमोसोम। क्लियर है। यही Y क्रोमोसोम को अगर हम हटाकर X को उठाकर यहाँ पर रख दें, Y को हटा दें, तब यहाँ पर ये फीमेल हो जाएगा, ठीक है। अगर इसी X को हटाकर हम यहाँ पर Y कर देंगे तब ये मेल बन जाएगा। क्लियर है। तो मेल का निर्धारण कौन करता है, Y क्रोमोसोम, ये याद रहेगा। अब आगे बढ़ते हैं, तो डीएनए की बात करेंगे, तो डीएनए को हम डाईऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड कहते हैं, ये याद रहेगा ना। अब उसके बाद देखिए यहाँ पर पॉलीन्यूक्लियोटाइड है। पॉली का मतलब होता है एक से अधिक न्यूक्लियोटाइड्स है, मतलब एक से अधिक अगर न्यूक्लिक एसिड पाए जा रहे हैं किसी जगह पर, उसको हम पॉलीन्यूक्लियोटाइड कहते हैं। कहीं भी अगर एक से अधिक की संख्या में कुछ भी पाया जाता है तब वहाँ पर हम पॉली लगा देते हैं, ठीक है। जैसे पॉलीथीन, पॉलिएस्टर, इन सबको क्या करते हैं, पॉली लगाकर इनकी संख्या को डिनोट करते हैं कि ये एक से अधिक की संख्या में है, ओके। अब देखिए संरचना की बात करेंगे कि डीएनए की संरचना कैसी होती है। तो डीएनए की संरचना डबल हेलिक्स की होती है, मतलब डबल स्ट्रैंड की होती है। उसमें 2 पट्टियां पाई जाती हैं और दोनों पट्टियों में यही एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थाइमिन, इसी नाइट्रोजनी बेस की वजह से ये दोनों पट्टियां आपस में जुड़ी हुई होती हैं, ठीक है। अब देखो संरचना में डबल हेलिक्स पाए जाते हैं। ये बने किससे होते हैं, जो ये किनारे के स्ट्रैंड होते हैं, ये बने किससे होते हैं, तो शर्करा व फास्फोरस के बने होते हैं, शर्करा तथा फास्फोरस के बने होते हैं। अभी बताएंगे इसको। मॉडल की बात करेंगे तो डीएनए का जो मॉडल है, द्विकुंडलित मॉडल, इसको डबल हेलिकल मॉडल कहते हैं, ठीक है। तो द्विकुंडलित मॉडल को प्रस्तुत किया था वाटसन एवं क्रिक नामक वैज्ञानिकों ने। इसको द्विकुंडलित मॉडल 1953 ईस्वी में इसको पेश किया था। इसी की वजह से इन्हें नोबेल पुरस्कार भी प्राप्त हुआ था, ओके। उपस्थिति की बात करेंगे कि डीएनए पाया कहाँ जाता है, तो डीएनए पाया जाता है सभी यूकैरियोटिक कोशिकाओं में। पृथ्वी पर जितनी भी यूकैरियोटिक कोशिकाएं हैं, जैसे प्लांट हो गए, हम हो गए, जितने भी एनिमल हो गए, जितने भी सब के सब एनिमल में क्या पाई जाएंगे, यूकैरियोटिक कोशिका पाई जाएगी। और उसी यूकैरियोटिक कोशिका में न्यूक्लियस भी होगा। आप जानते हैं कि
जिस केंद्रक में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पाई जाती है, मतलब जिस न्यूक्लियस में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पाई जाती है, उसी सभी कोशिकाओं को हम यूकैरियोटिक कोशिका कहते हैं। अगर इस वाला पार्ट को आप अभी तक नहीं देखे हैं तो आई बटन पर आ रहा होगा, वहाँ पर आप जाकर के देख लीजिए। वहाँ पर हम डीएनए तथा आरएनए को बिल्कुल डीपली बताए हैं, वहाँ पर आप जाकर देख लीजिएगा, ठीक है। उसमें भिन्नता भी बताए हैं। यहाँ पर क्रोमोसोम है तो इसीलिए यहाँ पर डीएनए हम आपको बता दे रहे हैं, ठीक है। अब देखिए, ये तो समझ गए कि यूकैरियोटिक कोशिका पाई कहाँ जाती है। जितने भी चलने वाले जीव हैं या फिर जितने भी बड़े जीव हैं, उन सभी में यूकैरियोटिक कोशिका पाई जाती है, ठीक है। अब प्रोकैरियोटिक कोशिका कौन सी होती है? ऐसी कोशिका जो प्रारंभिक, जिसमें केंद्रक अनुपस्थित होता है, केंद्रक या झिल्ली अनुपस्थित होती है, उन सभी कोशिकाओं को हम प्रोकैरियोटिक कोशिका कहते हैं, ठीक है। अब देखिए, ये और कहाँ पर पाया जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया तथा क्लोरोप्लास्ट में। डीएनए कहाँ पर पाया जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया तथा क्लोरोप्लास्ट में पाया जाता है, लेकिन वहाँ पर इनकी मात्रा जो होती है बहुत ही कम होती है, बहुत ही कम मात्रा में ये पाए जाते हैं। प्रमुख कार्य की बात करेंगे कि डीएनए का प्रमुख कार्य क्या है? ये आनुवंशिक सूचना का वाहक करते हैं। आनुवंशिक सूचना का कैसे? जैसे अगर हम कह दें कि हमारे पास 2 आँख हैं, तो यही दोनों आँखें हमारे पुत्र में भी होनी चाहिए, तो ये वाहक, ये काम कौन करता है? इस सूचना को कौन ले जाता है? डीएनए ही ले जाता है, ठीक है। और हमारे अंदर 2 हाथ हैं, हमारे पास 2 हाथ हैं, 2 पैर हैं, दिमाग है, आंखें हैं, मुंह है, इन सबको कौन ले जाता है? डीएनए आनुवंशिक कोड के रूप में ले जाता है, ठीक है। और वो कोड कौन से होते हैं? यही न्यूक्लियोटाइड्स, ठीक है, यही न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं। ये जो बीच बीच में लाइनिंग दिख रही है आपके, यही होते हैं जो कि कोड के रूप में सभी आनुवंशिक लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ले जाने का काम करते हैं, ठीक है। अब ये तो सूचना का वाहक हो गया। अब देखो, डीएनए कुछ विषाणुओं में अनुपस्थित, मतलब कुछ वायरस में डीएनए अनुपस्थित होता है, पाया नहीं जाएगा वहाँ पर। लेकिन उस समय आप बताइए कि जो आनुवंशिक लक्षण हैं, वायरसों के आनुवंशिक भी लक्षण होते हैं, तो उनके आनुवंशिक लक्षणों का वाहन कौन करेगा? उस समय डीएनए की अनुपस्थिति में आरएनए आनुवंशिक पदार्थों का वाहन करता है, ठीक है। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ले जाने का काम कौन करता है? आरएनए, ठीक है। आनुवंशिक पदार्थ वायरसों में कौन सा होता है? आरएनए, ये याद रहेगा। उसके बाद बात करते हैं कि अंगों का निर्धारण। अंगों का निर्धारण कैसे करेगा? डीएनए ही बताता है कि अगर हमारे पास 2 आंखें हैं तो हमारे बच्चे में भी 2 आंखें होनी चाहिए। और कहाँ पर होनी चाहिए? सर में ही होनी चाहिए। नहीं तो फिर पता लगा हमारे सर में है, पता लगा उसके हाथ में आ जाए, पेट में आ जाए आँख, तो ऐसा नहीं होता है। कोडिंग जो होता है, कोडिंग, डीएनए का जो कोडिंग होता है, वो अंगों का निर्धारण करता है। अगर हमारे पास आँख है तो उसके पास भी आँख होगी, हमारे पास सिर है तो उसके पास भी सिर होगा, हमारे हाथों में 5 उंगलियां हैं तो उसके हाथ में भी 5 उंगलियां होंगी, ये तय है। तो आनुवंशिक लक्षणों का जो वहन करता है वो डीएनए है। अंगों का निर्धारण कौन करता है? डीएनए करता है, ये याद रहेगा ना। अगर इसमें कोई समस्या हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिएगा, ठीक है। अब बात करते हैं कि जो डीएनए बेस होता है, डीएनए का आधार क्या है। अब ये सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है कि डीएनए का बेस क्या है। देखो, डीएनए जो मिलकर बना होता है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड से, ठीक है। इसको हम डीऑक्सीराइबो शर्करा भी कहते हैं, डीऑक्सीराइबो शर्करा कहते हैं। इसका जो फार्मूला होता है C5H10O4 होता है। ये कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, जब कार्बन, हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन मिल जाते हैं, इसी को हम शर्करा कहते हैं। ये याद रहना कि जहाँ पर कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन रहेगा, इसको हम शर्करा कहते हैं। कार्बोहाइड्रेट शर्करा जैसे होती है उसी टाइप की। अब उसके बाद सेकेंड पॉइंट है कि फास्फोरिक अम्ल। देखिए, और किससे बना होता है? डीएनए में क्या पाया जाता है? फास्फोरिक अम्ल। क्योंकि डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड है ना, तो उसमें जाहिर सी बात है एसिड भी पाया जाएगा, तो यहाँ पर फास्फोरिक एसिड पाया जाता है ना, फास्फोरिक अम्ल। इसका सूत्र होता है H3PO4। अब उसके बाद बात करते हैं कि जो डीएनए में जो बीच बीच में ये हेलिकल्स होते हैं, स्ट्रैंड होते हैं, स्टिक टाइप में होते हैं, इसको हम क्या कहते हैं? तो ये नाइट्रोजनी बेस हैं, नाइट्रोजनी बेस, ठीक है। तो इन्हीं नाइट्रोजनी बेस में आपका एडिनिन, थाइमिन, ग्वानिन, साइटोसिन, ये सारे बेस, ये सारे न्यूक्लियोटाइड्स पाए जाते हैं। देखिए, जो 4 बेस हैं उसमें से 2 बेस प्यूरिन के होते हैं और 2 बेस पिरीमिडिन के होते हैं। 2 बेस प्यूरिन के, 2 बेस पिरीमिडिन के होते हैं। तो प्यूरिन का को एडिनिन और ग्वानिन, प्यूरिन में जो बेस होता है वो एडिनिन और ग्वानिन होता है, ठीक है। एडिनिन, ग्वानिन, इसको हम AG कहते हैं। एडिनिन से A, ग्वानिन से G, AG। अब
पिरिमिडीन में जो होता है वो थायमिन तथा साइटोसिन होता है, थायमिन तथा साइटोसिन। थायमिन को हम टी कहते हैं और साइटोसिन को सी, टी सी। ओके, क्लियर रहेगा। अब देखिए, ये तो प्यूरिन का हो गया, एडेनिन ग्वानिन, और पिरिमिडीन का हो गया थायमिन साइटोसिन। ओके, अब देखिए जो हम अभी बता रहे थे कि यहाँ पर ये जो 34 एंगस्ट्रॉम होता है, यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी, यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी जो होती है वो 34 एंगस्ट्रॉम का होता है। मतलब इसके जो 10 न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, 10 न्यूक्लियोटाइड्स के बीच की दूरी जो होती है, 10 न्यूक्लियोटाइड्स के बीच की दूरी 34 एंगस्ट्रॉम होती है। तब एक न्यूक्लियोटाइड्स के बीच की दूरी कितनी होगी? 3.4 एंगस्ट्रॉम होगी। एक न्यूक्लियोटाइड से दूसरे न्यूक्लियोटाइड्स के बीच की दूरी कितनी होगी? 3.4 एंगस्ट्रॉम होगी। याद रहेगा। अगर इसमें कोई कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, ठीक है, हम इसका जवाब जरूर देंगे। लेकिन यहाँ पर कोई कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर 34 एंगस्ट्रॉम है, यहाँ से लेकर यहाँ के तक के बीच की दूरी 34 एंगस्ट्रॉम है। तब जाहिर सी बात है कि एक न्यूक्लियोटाइड्स के बीच की दूरी कितनी होनी चाहिए? 3.4 एंगस्ट्रॉम होगी। क्योंकि हम जानते हैं, देखिए 34 को अगर हम 10 से भाग देंगे, 34 को 10 से भाग देंगे तो अब कितना आएगा? 3.4 ही आएगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर 10 न्यूक्लियोटाइड्स के बीच में पाया जा रहा है ना, 10 न्यूक्लियोटाइड्स की दूरी कितनी है? 34 एंगस्ट्रॉम, ठीक है, ये याद रहेगा। तो आशा करते हैं समझ में आया है। तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम चलते हैं आरएनए पर, ठीक है। ठीक है दोस्तों, अब हम देखते हैं कि आरएनए क्या होता है, ठीक है। देखिए, ध्यान से देखिएगा, आरएनए को हम राइबोज न्यूक्लिक एसिड कहते हैं। आरएनए को राइबोज न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। ये भी पॉलीन्यूक्लियोटाइड होता है, क्योंकि इसमें भी न्यूक्लियोटाइड की संख्या कितनी होती है? पॉली होती है, मतलब बहुत सारी होती है, ठीक है, इसलिए इसको हम पॉलीन्यूक्लियोटाइड कहते हैं। संरचना की बात करेंगे तो आरएनए की संरचना कैसी होती है? 1 हेलिक्स, मतलब सिंगल हेलिक्स की होती है। अगर आरएनए ऐसे बनाना चाहें तब इसमें ऐसे कर देंगे तो ये हो गया आपका आरएनए, ठीक है। अगर डीएनए बनाना चाहे तो डीएनए ऐसे होता है, इसमें डबल हेलिक्स होता है। तो आरएनए में सिंगल हेलिक्स होता है और डीएनए में डबल हेलिक्स होता है। तो ठीक है, तो आरएनए को समझना ज़्यादा आसान है, क्योंकि डीएनए से ज़्यादा आसान आरएनए है। ओके, तो इसमें सिंगल वाले मतलब सिंगल स्ट्रैंड होता है, और ये बना किससे होता है? राइबोज शर्करा का। डीएनए किसका बना होता था? डीऑक्सीराइबोज शर्करा का, ठीक है। आरएनए राइबोज शर्करा का बना होता है, और इसमें भी फास्फोरिक अम्ल पाया जाता है, क्योंकि ये अम्ल ही है, इसलिए फास्फोरिक अम्ल पाया जाना जाहिर सी बात है। उसके बाद उपस्थिति की बात करेंगे तो ये उपस्थित कहाँ कहाँ पर प्रेजेंट होता है? तो आरएनए जो है प्रेजेंट होता है, देखिए न्यूक्लियोलस में, मतलब कोशिका के न्यूक्लियोलस में आरएनए प्रेजेंट होता है। कोशिका द्रव्य में, राइबोसोम में, और यूकैरियोटिक कोशिका तथा प्रोकैरियोटिक कोशिका, इन सभी जगहों पर, इन सभी स्थानों पर राइबोसोम आपका पाया जाता है। ओके, अब प्रमुख कार्य की बात करते हैं। तो प्रमुख कार्य राइबोसोम का हम इसके पहले वाले बता दिए थे कि राइबोसोम जहां पर डीएनए अनुपस्थित होगा वहां पर आरएनए पाया जाता है। डीएनए जहां पर अनुपस्थित होता है वहां पर आरएनए पाया जाता है। जैसे आपको वायरस बताए थे कि वायरस में जो है आनुवंशिक लक्षण का काम कौन करता है? आनुवंशिक पदार्थ का काम कौन करता है? आरएनए, ठीक है। वायरसों में आनुवंशिक पदार्थ का काम कौन करता है? आरएनए। इसलिए वो सूचना का वाहक वहाँ पर आरएनए जो है सूचना का वाहक वही करता है, ठीक है। और प्रोटीन का संश्लेषण करता है, प्रोटीन का निर्माण करता है, वही उसी में रहेगा, क्योंकि वहाँ पर कोई न तो आपके माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाएगा जो कि ऊर्जा का निर्माण करेगा, और न ही कोई अदर कोशिकांग पाए जाएंगे। इसलिए सिर्फ वहाँ पर जो आरएनए होता है वही आनुवंशिक पदार्थ सूचना का वाहक भी वही करता है, और प्रोटीन का निर्माण भी वही करता है। और जो राइबोसोम पाया जाएगा वो 70S टाइप का पाया जाएगा प्रारंभिक कोशिका में। प्रारंभिक कोशिका मतलब प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में, ठीक है। इसीलिए जो देखिए सबसे अधिक रेप्लिकेशन मतलब सबसे अधिक भिन्नता आरएनए में होता है। डीएनए में सबसे चेंजिंग जल्दी नहीं हो पाती है, आरएनए में चेंजिंग बहुत जल्दी हो पाती है। इसीलिए आप देखे होंगे कि जो कोरोना वायरस है, कोरोना वायरस दिन पर दिन अपने आप को अपडेट कर रहा है। अपडेट करने का मतलब ये है कि जो उसके आरएनए है उसमें जो न्यूक्लियोटाइड्स हैं, एडेनिन, ग्वानिन, यूरेसिल तथा थाइमिन, ये सब जो हैं जो आरएनए में पाए जाते हैं, ये अपने आप को कहीं ना कहीं तोड़ देते हैं, मतलब वो अलग कर देते हैं। इसलिए एक नया अपडेट वो लेकर चले आते हैं। जैसे दूसरे के बॉडी में एंट्री करेंगे तो उससे होने वाला जो वायरस है,
जैसे हम आपको बता दें कि इसमें से मान लो एडेनिन हट गया, एक वायरस से एक एडेनिन हट गया। अब ये एडेनिन जब हटेगा तब दूसरे वायरस में जब जाएगा, मतलब किसी इंसान की बॉडी में जब एंट्री करेगा, अब इसका जो क्लोन बनेगा, इसका इस वायरस का जो क्लोन बनेगा वो इससे हट कर रहेगा। मतलब इस वाले का गुण जो एडेनिन का गुण था, इस एडेनिन का गुण अगले वायरस में नहीं आ पाएगा, तो यहाँ पर वो अपने आप को बदल लेता है, चेंजिंग कर लेता है। ठीक है, तो वो वायरस अपडेट हो जाता है, अपने आप को वो अपडेट कर लेता है। इसी वजह से देखे हैं कि अब तक के लगभग 56-57 स्ट्रेन निकल चुके हैं वायरस के, कोरोना वायरस के लगभग 56 या 57 स्ट्रेन आ चुके हैं अभी भी वर्तमान में। ठीक है, तो इसलिए जो अपने आप को सबसे ज़्यादा चेंजिंग कौन करता है, तो आरएनए चेंज करता है, डीएनए उतना चेंज नहीं कर पाता। नहीं तो फिर पता लगे कि अगर डीएनए चेंज करने लगा तो जो भी हमारे बच्चे, होने वाले बच्चे होंगे, वो कैसे होंगे, वो अभी अपने आप को चेंज कर लेंगे, जाहिर सी बात है। तो इसीलिए डीएनए जो है चेंज कम कर पाता है और आरएनए चेंज जल्दी जल्दी कर लेता है। ठीक है, तो प्रोटीन का संश्लेषण कौन करता है, आरएनए करता है। ओके, अब देखिए जो अभी तक डीएनए बेस जो बताए थे उसमें ये सारी चीज़ें थी, लेकिन थोड़ी सी उसमें कुछ अलग थे और आरएनए में भी थोड़ा सा अलग है। तो आरएनए बेस जो होता है इसमें राइबोज शर्करा पाई जाएगी, जबकि उसमें डायऑक्सीराइबोज शर्करा पाई जाती थी, इसमें राइबोज शर्करा पाई जाती थी। इसका जो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो है वो ये 1:2:1 होगा। ठीक है, 1:2:1, 5:10:5। ओके, कार्बन के 5 अणु होंगे और हाइड्रोजन के 10 अणु होंगे और ऑक्सीजन के 5। अब फास्फोरिक अम्ल जो होगा वही डीएनए में होता है, वही आरएनए में होता है। तो H3PO4 फास्फोरिक अम्ल का ये सूत्र है। ओके, देखिए जो नाइट्रोजन बेस है उसका प्यूरिन में एडेनिन ग्वानिन था उसमें भी, और एडेनिन ग्वानिन इसमें भी है प्यूरिन बेस में। और जो पिरिमिडिन बेस है, पिरिमिडिन में बेस में थाइमिन तथा यूरेसिल, थाइमिन वही है लेकिन वहाँ पर साइटोसिन की जगह पर यहाँ पर यूरेसिल हो गया है बस। अब इसको हम अगर बदलना चाहें यहाँ पर तो यूरेसिल को साइटोसिन कर देंगे, साइटोसिन कर देंगे, तब ये डीएनए बन जाएगा। यूरेसिल को हटाकर साइटोसिन जैसे ही कर देंगे तो ये आपका यहाँ पर डीएनए बन जाएगा। ठीक है, तो आरएनए से डीएनए बनाना आसान है और डीएनए से आरएनए बनाना आसान है। ठीक है, देखिए अब आरएनए के प्रकार की बात करेंगे तो आरएनए का जो है 3 टाइप्स होते हैं। आरएनए के 3 टाइप्स होते हैं, एमआरएनए, टीआरएनए, आरआरएनए। एमआरएनए को हम मैसेंजर आरएनए कहते हैं, मतलब संदेशवाहक, जो संदेश को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाता है। ट्रांसफर आरएनए को, इसको स्थानांतरण, मतलब जो स्थान को अंतरित करता है, ट्रांसफर आरएनए को। ठीक है, उसके बाद आरआरएनए को, आरएनए इसको हम राइबोसोमल आरएनए कहते हैं, मतलब ये राइबोसोम के पास ही पाया जाता है। मैसेंजर आरएनए ये संदेश को एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजने का काम करता है। ट्रांसफर आरएनए ये मैसेज को जो है इसके मैसेंजर आरएनए से प्राप्त संदेश को कहाँ पर ले जाएगा, आरआरएनए के पास, मतलब राइबोसोमल आरआरएनए के पास ले जाएगा। ठीक है, अब देखिए बात करते हैं कि आरआरएनए जो प्रोटीन का संश्लेषण करता है वो कैसे करता है। तो ये बहुत ही जटिल प्रक्रिया है, कॉम्प्लेक्स होती है, क्योंकि प्रोटीन बनाने के लिए हमें 20 अमीनो अम्ल की आवश्यकता होती है। प्रोटीन बनाने के लिए 20 अमीनो अम्ल की आवश्यकता होती है, लेकिन 20 अमीनो अम्ल हमारे शरीर में प्रेजेंट नहीं होते हैं। 10 तो प्रेजेंट होते हैं, उसको हम अनावश्यक अमीनो अम्ल कहते हैं। जो हमारे शरीर में 10 अमीनो अम्ल उपस्थित होते हैं उसको हम अनावश्यक अमीनो अम्ल कहते हैं, लेकिन जो 10 होते हैं उसको हम भोजन के माध्यम से किसी न किसी माध्यम से इनडायरेक्ट या इनडायरेक्ट लेते हैं। ठीक है, तो आवश्यक अमीनो अम्ल, जो 10 आवश्यक अमीनो अम्ल होते हैं उसको हम भोजन के माध्यम से लेते हैं। अब दोनों को मिलाकर 20 अमीनो अम्ल बनते हैं और उसी 20 अमीनो अम्ल से एक प्रोटीन का निर्माण होता है। 20 अमीनो अम्ल से एक प्रोटीन का निर्माण होता है। ये प्रक्रिया कैसी होती है, बहुत जटिल प्रक्रिया होती है। ठीक है, अब देखिए जो एमआरएनए होता है वो इस 10 प्रोटीन को, 10 अमीनो अम्ल को कैसे पहचानेगा। अगर आप भोजन ग्रहण कर रहे हैं तब ये तीनों आरएनए एक्टिव हो जाते हैं। भोजन ग्रहण करते वक्त ये तीनों आरएनए एक्टिव हो जाते हैं। सबसे एक्टिव एमआरएनए होता है, मैसेंजर आरएनए, क्योंकि यही तो चुनाव करता है कि हमें 10 अमीनो अम्ल जो लेना है वो कौन कौन से होंगे। तो मैसेंजर आरएनए गेट पर ही खड़ा हो जाएगा, मतलब जैसे ग्रहण करते हैं आप लाल मिलाते हैं तब मैसेंजर आरएनए वहीं पर आ जाता है।
तब ये क्या करेगा, तो मैसेंजर आरएनए ढूंढता रहता है कि हमारा जो 10 अमीनो अम्ल है वो कहाँ है। जब पा जाएगा तो ये खुद नहीं जाता है, ये खुद इसके पास नहीं जाता है, ये किसको बुलाएगा, टीआरएनए को, ट्रांसफर आरएनए को बुलाएगा, कहेगा इधर आओ, ये लो हम जो 10 अमीनो अम्ल हैं उसे पा गए हैं। तब ये 10 अमीनो अम्ल को टीआरएनए को देगा और टीआरएनए क्या करेगा, उसी 10 अमीनो अम्ल को आरआरएनए के पास ले जाएगा और आरआरएनए जो है राइबोसोमल आरएनए, ये राइबोसोम के साथ मिलकर प्रोटीन का निर्माण करते हैं। ठीक है, तो 20 अमीनो अम्ल से एक प्रोटीन का निर्माण होता है। अगर हमें बहुत सारी प्रोटीन बनानी है तब ये मैसेंजर आरएनए क्या करेगा कि सारे के सारे जो अमीनो अम्ल हैं जो भोजन के माध्यम से लिए जा रहे हैं, ये सारे के सारे अमीनो अम्ल को खींचेगा और खींचने के बाद ट्रांसफ़र कर देगा टीआरएनए के पास, और ये टीआरएनए ट्रांसफ़र कर देगा आरआरएनए के पास। ठीक है, ये समझ में आया होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आपको बताते हैं कि डीएनए रेप्लिकेशन कैसे होता है। तो ठीक है दोस्तों, अब देखिए हम देखते हैं कि डीएनए से आरएनए तथा आरएनए से डीएनए कैसे बनता है। डीएनए से आरएनए तथा आरएनए से डीएनए कैसे बनता है, ध्यान से देखेंगे। देखो, डीएनए से डीएनए को बनाना मतलब डीएनए से एक डीएनए और बन जाना। जैसे एक यहाँ पर डीएनए है और एक डीएनए ऐसे और बन गया, तब ये आपका द्विगुणन या रेप्लिकेशन या डुप्लीकेशन कहलाता है। रेप्लिकेशन, डुप्लीकेशन या फिर द्विगुणन कहलाता है। ठीक है, डीएनए से डीएनए बनना ये क्या कहलाएगा, डुप्लीकेशन या रेप्लिकेशन। ठीक है, अब इसी डीएनए से जब आरएनए बनता है, जैसे एक डीएनए बना हुआ है, अगर इसे आरएनए बनाना है तब इसको हम ट्रांसक्रिप्शन कहेंगे, ट्रांसक्रिप्शन या अनलेखन। ठीक है, डीएनए से आरएनए बनाना ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है। जैसे डीएनए बना हुआ है, इसको हम नीचे वाला हेलिक्स मिटा देंगे, तब ये आपका आरएनए बन गया। क्योंकि आरएनए में यही तो होता है ना कि सिंगल स्ट्रैंड रहेगा, आरएनए में सिंगल स्ट्रैंड रहेगा, ये आरएनए बन गया। ठीक है, और डीएनए में ही डबल हेलिक्स हो जाएगा बस। अब देखो, अब आरएनए से अगर हम पुनः डीएनए में बनाना चाहते हैं, आरएनए से पुनः अगर डीएनए बनाना चाहते हैं तो उसको हम रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन मतलब उत्क्रम अनुलेखन, फिर से वो डीएनए बन जाएगा। ठीक है, अब हम आरएनए से अगर बाई चांस आरएनए से अगर प्रोटीन बन रहा है, आरएनए से प्रोटीन बन रहा है, तब इसको ट्रांसलेशन कहेंगे। तब ये दोबारा प्रोटीन से आरएनए नहीं बन सकता। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जाने के लिए एक तीर तो है और आने के लिए भी एक तीर है, लेकिन यहाँ पर जाने के लिए एक तीर तो है लेकिन वापस आने के लिए कोई तीर नहीं है। इसीलिए यहाँ पर ट्रांसक्रिप्शन, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन नहीं हो सकता या रिवर्स ट्रांसलेशन नहीं हो सकता। ट्रांसलेशन सिर्फ एक ही बार होगा और ट्रांसक्रिप्शन 2 बार होगा। एक बार ट्रांसक्रिप्शन होगा, दूसरा रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन हो सकता है। डीएनए से आरएनए बनाने में ट्रांसक्रिप्शन और आरएनए से पूरा डीएनए बनाने में रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। ठीक है, डीएनए से डीएनए जब बनता है तब उसको रेप्लिकेशन या डुप्लीकेशन कहते हैं। ये आपको समझ में आया होगा और प्रोटीन का निर्माण भी समझ में आया होगा, आशा करते हैं। ठीक है, अब देखिए, जो हमारा डीएनए होता है, ये डीएनए है, अगर हम इसको आरएनए बनाना चाहें तो नीचे वाला सिर्फ हम हेलिक्स, नीचे वाला स्ट्रैंड मिटा देंगे, तब ये आरएनए बन जाएगा। अब यहाँ पर देखिए प्यूरिन बेस जो होता है वो डीएनए में भी होता है और आरएनए में भी होता है। आरएनए में भी मतलब डीएनए में, दोनों में होता है। और pyrimidine बेस डीएनए तथा आरएनए दोनों में होता है। ठीक है, लेकिन प्यूरिन बेस में जो एडेनिन ग्वानिन होता है, एडेनिन ग्वानिन होता है, वो प्यूरिन बेस में होता है। और डीएनए में एडेनिन ग्वानिन ये भी प्यूरिन बेस में होता है, क्योंकि सामने सामने है। ठीक है, अब जो pyrimidine बेस है, आरएनए में pyrimidine, थाइमिन तथा यूरेसिल होता है, थाइमिन तथा यूरेसिल होता है। लेकिन जब डीएनए में pyrimidine बेस देखेंगे तो डीएनए में pyrimidine बेस थाइमिन तो वही रहेगा, लेकिन नीचे वाला बदल जाता है। मतलब यहाँ पर यूरेसिल होगा, यहाँ पर साइटोसिन होगा। ठीक है, इसी को चेंज करने में हमारा डीएनए से आरएनए बन जाएगा और आरएनए से डीएनए बन जाता है। यूरेसिल इधर है, अगर ये यूरेसिल इधर चला गया तो ये पर डीएनए आरएनए बन जाएगा। साइटोसिन इधर है, ये साइटोसिन अगर इधर आया तब ये आरएनए से डीएनए में बदल जाएगा। ठीक है, तो आशा करते हैं दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, समझ में भी आया होगा। अगर समझ में आए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा। हम अगर कोई कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, उसका आंसर जरूर देंगे और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।